जय हिंद फ्रेंड्स। भारतीय अर्थव्यवस्था की सीरीज में आगे बढ़ते हुए हम लोगों ने बेसिक डिफिनीशंस देख ली थी कि जीडीपी क्या होता है, नेशनल इनकम क्या होता है। वो डिफिनीशन आप ध्यान में रखिएगा। इसके बाद जो चीज़ें हम लोगों ने देखी कि अर्थव्यवस्था के सेक्टर कौन कौन से होते हैं और कैसे अर्थव्यवस्था काम करती है। आज का जो हमारा टॉपिक है, अब हम भारत की ओर बढ़ रहे हैं। टर्मिनोलॉजी हमने बेसिक सीख लिया है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारतीय अर्थव्यवस्था का उद्भव, ओरिजिन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ओरिजिन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। देखिए, स्वतंत्रता के पहले भारत क्या था? ब्रिटिश का उपनिवेश था और उपनिवेश कभी भी अपने लिए विकास नहीं करता। जो भी चीज़ें औपनिवेशिक दौर में आप देख रहे हैं, चाहे वो उद्योग धंधे हो, चाहे वो रेलगाड़ी का विकास हो, चाहे वो खानों का विकास हो, खनन कार्य, ये सब के सब मातृ देश जो होता है, जो उपनिवेश बनाता है, उसकी हित की पूर्ति के लिए ये सारी सुविधाएं होती हैं। ये उसी की हित की पूर्ति के लिए, मतलब वो इस तरीके से उसको चैनलाइज करते हैं कि बाई प्रोडक्ट के रूप में भले यहाँ के लोगों का हित हो, लेकिन उद्देश्य उनका कभी नहीं था कि वो यहाँ के लोगों के हित के लिए ये चीज़ें लाई जाएं। वो किसके लिए लाई गई थी? अपने लिए, अपने हितों की पूर्ति के लिए। जैसे रेलवे लाया गया, तो रेलवे ने क्या किया? भारत के एकीकरण को बढ़ावा दिया, राष्ट्र की भावना को क्या किया? दृढ़ किया। क्यों? लोग का संचार तीव्र हुआ, आवागमन तीव्र हुआ। और अंग्रेज क्यों लाए थे रेलवे? वो लाए थे क्या? कच्चे माल को पोर्ट तक पहुंचाने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने के लिए। जरूरत पड़ने पर सेना का त्वरित जो है ट्रांसपोर्टेशन किया जा सके, एक जगह से दूसरी जगह सेना पहुंचाई जा सके, ब्रिटिश आर्मी, इसके लिए लाए थे वो रेलवे। और आपने धन निष्कासन का सिद्धांत पढ़ा होगा, ड्रेन ऑफ वेल्थ, कि रेलवे क्या था? उनके मुनाफे का एक उद्योग था। जो भी कंपनी, जो इंडियन पेनिनसुलर रेलवे जो कंपनी चल रही थी, वो वहाँ के उद्योगपतियों का जो पैसा लगा था, तो उस पर गारंटी 10%, 5% का रिटर्न देने की बात कर रही थी कि जो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे। और इसी से क्या हुआ? धन के निष्कर्षण का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने दिया। तो कहने का ये मतलब है कि औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था, उपनिवेशिक जो कार्यकाल था, उसमें जो है वो किसके हितों की पूर्ति कर रही है? मातृ देश के हितों की पूर्ति। लेकिन जब भारत आजाद हुआ, तो उस समय की जरा कंडीशन देख लेते हैं कि क्या था। तो आजादी के समय का भारत, क्या इसकी स्थिति थी? जरा ये देख लेते हैं। पहला पहला पॉइंट ये है कि आर्थिक अवसंरचना का अभाव। अंग्रेजों के समय पे क्या पड़े? लगातार अकाल पड़े। ठीक, धन निष्कासन के बाद सारा पैसा तो मातृ देश में चला गया। तो यहां पर क्या था? जो कुटीर उद्योग जो पहले थे, वो भी क्या हो गए? उन्होंने नष्ट कर दिए। क्यों नष्ट कर दिए? क्योंकि वहां से तैयार माल ला करके यहाँ पर डंप करते थे, बेचते थे। तो जो हमारे पास अवसंरचना थी,
वो जो पहले की थी कि भारत गांवों में बसता था, वो सब क्या हो गया? नष्ट हो गया। दूसरी बात, निवेश योग्य पूंजी नहीं थी। ना तो घरेलू स्तर पर थी और ना ही विदेशी स्तर पर। जो आप एफडीआई एफपीआई पढ़ते हैं, विदेशी निवेशक आते हैं यहाँ पर, निवेश करते हैं लाभ के लिए, वो सब सिस्टम नहीं था। तीसरा, साक्षरता दर आज कितनी है? 75% के आसपास। उस समय कितनी थी? 17%। जीवन प्रत्याशा आज कितनी है? 67 ईयर के आसपास, 70 ईयर के आसपास। इस समय कितनी थी? 32.5 वर्ष, 30 वर्ष के आसपास। टेक्नोलॉजी नहीं थी, प्रौद्योगिकी नहीं थी, बाजार नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि लोगों के पास क्रय शक्ति नहीं थी। खरीदने के लिए उनके पास पैसे ही नहीं थे, तो बाजार कहां से हो? जब ये सब नहीं था, साक्षरता नहीं थी, टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो कुशल मानव संसाधन भी नहीं था। बार बार अकाल पड़ रहे थे, तो लोग पहले अपने खाने की व्यवस्था करें या उद्योग लगाने की व्यवस्था करें? स्वाभाविक सी बात है कि खाने की व्यवस्था करेंगे। तो एक पॉइंट और लिख लीजिए कि उद्यमशीलता का अभाव था। यहां पर आर्थिक की बजाय आप लिखिए आधारभूत अवसंरचना। आधारभूत इसलिए क्योंकि इसमें सब कुछ आ जाएगा। ना तो लाइट थी पर्याप्त, विद्युत की आपूर्ति, न संचार के साधन थे, न परिवहन के साधन थे। ये स्थिति थी आजादी के समय के भारत की। और जब आजादी के समय की भारत की ये स्थिति थी, तो क्या होगा? होगा क्या? हुआ ये कि हमारे पास दो ऑप्शन थे। कि अगर अर्थव्यवस्था का विकास किया जाए तो प्राथमिक चालक बल कौन हो, कौन अर्थव्यवस्था को आगे ले जाए। तो इनके पास, भारतीयों के पास दो ऑप्शन थे, उद्योग या कृषि। प्राथमिक चालक बल, जिसको आप बोलते हैं प्राइम मूविंग फोर्स, जो अर्थव्यवस्था को चलाए, इनिशिएट करे। ये ठीक वैसे ही काम करता है जैसे आप इंजन स्टार्ट करते समय इंजन में हैंडल मारते हैं ना, तो वो जो आप हैंडल मार रहे हैं उसी को बोलते हैं प्राइम मूवर फोर्स। और जैसे ही आपने हैंडल मारा, उसके बाद उसको उठाते हैं और फिर जो है छोड़ देते हैं, हैंडल निकाल देते हैं और इंजन क्या चल जाता है, रन कर लेता है। तो अर्थव्यवस्था जो उस समय स्टैग्नेशन के उसमें थी, स्थिर थी। वृद्धि दर कितनी थी पता है? पॉइंट में थी, 1% भी नहीं थी। जो आज हम लोग 8% 9% पढ़ते हैं। अब क्या था कि इस उसमें, इस कंडीशन में जो परिस्थिति हमने देखा भारत की, उस कंडीशन में दो चीजें के बीच में ऑप्शन चुनना था
कि हम प्राइम मूविंग फोर्स इकोनॉमी का कौन सा रखें, उद्योग रखें या कृषि रखें। अगर हम उद्योग रखते हैं तो उद्योग के लिए जो जो चीजें जरूरत थी, निवेश योग्य पूंजी, आधारभूत संरचना, कुशल मानव संसाधन, मानव संसाधन के बाद उस उद्योग के प्रोडक्शन के लिए टेक्नोलॉजी, भारी मशीन हम बाहर से आयात करते। साक्षरता दर देख ही रहे हैं, जीवन प्रत्याशा आपने देखी है कितनी कम है। और जब उद्योग आप लगाएंगे तो किसके लिए लगाएंगे, जब सामान ही खरीदने वाला कोई नहीं रहेगा, बाजार व्यवस्था है ही नहीं, तो उद्योग के लिए इतनी सारी समस्याएं थी। और कृषि के लिए अवसर था। अवसर कैसे था? कृषि के लिए अवसर था। अवसर कैसे था कि एक तो हमारे पास दोआब रीजन्स थे, उर्वर भूमि, गंगा यमुना का ले लीजिए, कृष्णा गोदावरी का ले लीजिए, कावेरी का ले लीजिए, नर्मदा का ले लीजिए, सिंधु का ले लीजिए, ये सारे मैदान थे हमारे पास। और तो और जब आप खेती करेंगे तो किसी विशेष कौशल की आवश्यकता नहीं होगी। ये क्या था? कृषि के लिए अवसर था। और उद्योग के लिए ये सारी कुछ क्या थी? परेशानी थी, दिक्कतें थी। अब इतनी परेशानी और इतने अवसर के बाद हमने क्या डिसीजन लिया? भारत के जो नेता थे उन्होंने क्या डिसीजन लिया? उन्होंने डिसीजन ये लिया कि उद्योग ही प्राथमिक चालक बल होगा अर्थव्यवस्था का। इकोनॉमी का। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात थी कि उद्योग में इतनी सारी दिक्कतें थी और कृषि में इतना अवसर था, उसके बाद भी हमने क्या किया? उद्योग को ही प्राथमिक चालक बल अर्थव्यवस्था का माना। क्यों? ये थोड़ा क्यूरियोसिटी का पॉइंट है, उत्सुकता का पॉइंट है, तो देख लेते हैं क्यों। देखिए, अगर हम कृषि की बात करें तो कृषि में हम खेती शुरू कर देते तो वो खेती शुरू करने के लिए कुछ हद तक तो मानव श्रम हम लगाते। उसके बाद उसका जब हम यंत्रीकरण करते या उसको डेवलप करते तो हमें किसकी जरूरत पड़ती? प्रौद्योगिकी की। हमें किसकी जरूरत पड़ती? आधुनिक कृषि उपकरणों की जरूरत पड़ती या नहीं पड़ती? जरूरत पड़ती। तो हम क्या करते उस समय? या तो हम दूसरे से आयात करते, उतना हमारे पास पूंजी थी नहीं, तो उसके लिए जरूरी ये था कि उद्योग का, अगर हम उद्योग एक प्राथमिक चालक बल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं उद्योग को, तो हम दो काम कर रहे हैं। एक तो उद्योग से हम औद्योगिकरण को बढ़ावा दे रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन को। और दूसरा, इसी उद्योग में हम कृषि यंत्र तैयार करेंगे, ट्रैक्टर तैयार करेंगे, कल्टीवेटर तैयार करेंगे, थ्रेशर तैयार करेंगे। तो कृषि का यंत्रीकरण और आधुनिकीकरण दोनों काम कर रहे हैं। कृषि का यंत्रीकरण और आधुनिकीकरण दोनों काम कर रहे हैं। इसीलिए हमने उद्योग को प्राथमिक चालक बल के रूप में मान्यता दी। कहानी समझ में आ गई कि उद्योग को क्यों दी? सेकंड पॉइंट जो है वो ये है कि हमारे पास उदाहरण थे। उदाहरण हमने किसका लिया? उदाहरण ये लिया
कि जो सेकेंड वर्ल्ड वार था, द्वितीय विश्व युद्ध, उसने ये दिखा दिया कि हमें आगे भविष्य के लिए सामरिक शक्ति के रूप में अपने को स्ट्रांग रखना है। तो सामरिक शक्ति ही वहां पर जीती थी सेकेंड वर्ल्ड वार। अगर अमेरिका के पास न्यूक्लियर बम ना होता, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट ना करते, इंडस्ट्रियलाइजेशन को 1850 से बढ़ावा ना देते, तो क्या ये सब हो पाता? ना हो पाता। तो सेकेंड वर्ल्ड वार हमारे सामने एग्जाम्पल था कि सामरिक शक्ति का ही बोलबाला रहेगा। और सामरिक शक्ति बनने के लिए आपको दो चीजों की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। एक तो इंडस्ट्रियलाइजेशन की, औद्योगिकरण की, और दूसरा साइंस एंड टेक्नोलॉजी में R&D की, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में रिसर्च एंड डेवलपमेंट की, अनुसंधान और विकास की जरूरत। ठीक। तो इसके लिए हमें औद्योगिक आधार चाहिए था। उद्योग ही अर्थव्यवस्था का प्राथमिक चालक बल होना चाहिए था। इससे हम 3 पर्पज सॉल्व करते। कौन से 3 पर्पज सॉल्व करते? पहला, उद्योग से तीव्र वृद्धि संभव थी। दूसरा, कृषि का आधुनिकीकरण, मॉडर्नाइजेशन और यंत्रीकरण। और तीसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट थी, एक नवजात शिशु के रूप में हम पैदा हुए थे, स्वतंत्र हुए थे अभी अभी, और स्वतंत्रता के बाद ही क्या हुआ? दोनों देश आपस में लड़ने लगे। उसके बाद चीन का खतरा। ठीक स्वतंत्रता के 10 साल बाद ही चीन से संबंध कटु होने लगे। तो क्या हुआ? हमें अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली का भी विकास करना था, डिफेंस सिस्टम का भी विकास करना था। तो इस वजह से क्या हुआ? हमने उद्योग को प्राथमिक चालक बल के रूप में मान्यता दी। ये दूसरा पॉइंट था। ठीक। तीसरी बात ये थी कि यदि कृषि को चालक बल के रूप में मान्यता देते, प्राथमिक चालक बल के रूप में, तो जो 1947 का समय है स्वतंत्रता का भारत का, तो कृषि उस समय आर्थिक पिछड़ेपन को दर्शा रही थी। आर्थिक पिछड़ेपन का प्रतीक थी। तो अगर हम कृषि को प्राथमिक चालक बल के रूप में लेकर चलते तो हम किसकी श्रेणी में गिने जाते? पिछड़ेपन देशों की श्रेणी में गिने जाते। इस वजह से हमने क्या किया? उस बेइज्जती से बचने के लिए ये काम किए। चौथी बात, सामाजिक गतिशीलता को बढ़ाने के लिए हमें किसकी जरूरत थी? आधुनिकीकरण की। और आधुनिकीकरण तभी संभव हो पाता जब हमारे पास वैज्ञानिक दृष्टिकोण हो।
तो अगर हम उद्योग को बढ़ावा नहीं देंगे तो ना तो गतिशीलता संभव होगी, न श्रम बाजार आएंगे, ना मॉडर्नाइजेशन होगा, और ना ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित हो पाएगा। इसलिए हमें इसकी जरूरत थी। उद्योग को प्राथमिक चालक बल के रूप में देखा हमने। ठीक। अब इससे दिक्कत क्या हुई? इससे दिक्कत ये हुई कि भारत ने तो 1947 के बाद उद्योगों पर ध्यान देना शुरू किया, लेकिन वहीं पर जो हमारे साथ एक और देश स्वतंत्र हुआ 1949 में, चीन। तो वहां पर क्या हुआ कि प्राथमिक चालक बल के रूप में किसको कहा गया, किसको उन्होंने आगे रखा? कृषि को। अब जब कृषि को आगे रखा तो कृषि से जो अधिशेष मिला, कृषि ने इतना ज्यादा आय पैदा की कि उस आय का इस्तेमाल उन्होंने क्या किया? इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए लगाया। कृषि उद्योग के लिए जो अवसंरचना जितनी जरूरत थी, उस अवसंरचना के विकास के लिए उन्होंने कृषि से जो आय सृजित हुई उसको उन्होंने लगाया। और जब उनका बेस तैयार हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो गया, फिर उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन को सपोर्ट किया। और वो सपोर्ट किया 1970 के दशक में। तो 1985 में, 1972-73 में वो ओपन डोर पॉलिसी ला रहे हैं। वो डेन जियाओमिंग। ठीक। तो कहने का ये मतलब है कि भारत ने बाद में ये चीज सोचा कि कृषि को हमारे आर्थिक पिछड़ेपन का प्रतीक हम समझ रहे थे, जबकि वहीं चाइना था। उसने क्या किया कि अपने संसाधनों के आकलन के हिसाब से अपनी पॉलिसी बनाई। लेकिन दोनों लोग सही थे अपनी अपनी जगह। भारत ने भी अपने तर्क दिए और चाइना ने भी। अब हुआ क्या कि 1990 के बाद कृषि को आर्थिक पिछड़ेपन का प्रतीक नहीं माना जाने लगा। क्यों? क्योंकि जनसंख्या बढ़ी, लोगों के समक्ष खाद्य संकट होने लगा, औद्योगिकरण के कारण प्रदूषण की समस्या बढ़ने लगी। आप देखिए 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आ रहा है, ओजोन क्षरण पर बात चल रही है, ओजोन को प्रोटेक्ट करने की बात चल रही है। तो जब औद्योगिकरण के कारण प्रदूषण वाली समस्या आई, मानव के अस्तित्व पर खतरा पड़ा, तो लोग वापस से क्या किए? कृषि की ओर घूमे। और 2002 के बाद भारत ने क्या कर दिया? तो यहां पर लिख लीजिएगा, 20वीं सदी के बाद, ये 4 पॉइंट तो लिख लिए। अब क्या हुआ कि 20वीं सदी में दृष्टिकोण में परिवर्तन। 1995 में कौन आया? WTO। ठीक, विश्व व्यापार संगठन। IMF और वर्ल्ड बैंक, ये सब कब आए थे? 1945 के बाद। तो इन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट किया। लेकिन जब दुनिया के सामने जनसंख्या बढ़ी, खाद्य संकट हो गया, प्रदूषण की समस्या बढ़ी, तो WTO आया। वहां पर क्या आया? FAO, UN के अंडर में, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो 20वीं सदी में दृष्टिकोण में क्या परिवर्तन आया कि कृषि आर्थिक पिछड़ेपन का प्रतीक नहीं रही। ये परिवर्तन आ गया। तो जब ये परिवर्तन आ गया तो 2002 में भारत ने कृषि को प्राथमिक चालक बल के रूप में मान्यता दी। अब जब प्राथमिक चालक बल कृषि बन गया तो इससे इन्होंने 3 निशाने साधे एक साथ। पहला, एक तो खाद्य सुरक्षा,
और खाद्य के उसमें प्रोडक्शन में आत्मनिर्भर ही नहीं है भारत, साथ में उन्होंने क्या किया, निर्यात पर भी ध्यान दिया। गेहूं चावल निर्यात कर रहे हैं, चीनी निर्यात कर रहे हैं। उसके बाद गरीबी उन्मूलन उन्मूलन का भी एक ये हथियार के रूप में। और तीसरी बात, बाजार को विकसित करने के रूप में। जो तबका लगा था पिछड़ेपन का, उसको भी क्या करना है, हटाना है। तो चाइना ने क्या किया, कृषि के बाद अर्थव्यवस्था, वो सॉरी औद्योगिकरण पर ध्यान दिया। और इंडिया ने क्या किया, पहले उद्योग लगाए, फिर उसके बाद कृषि में आए। ठीक। अब हमें यहां पर यह ध्यान में रखना है कि जब कृषि को इन्होंने प्राथमिक चालक बल घोषित किया इंडिया ने, तो कृषि में सुधार की बात तब हुई। तो कृषि सुधार में विलंब क्यों हुआ? सबसे बड़ा रीजन था जाति व्यवस्था, क्योंकि ये जाति व्यवस्था किसको निर्धारित कर रही थी समाज में, आर्थिक व्यवस्था को। ऊंची जाति में भूस्वामी, जमींदार, मैक्सिमम लैंड इनके पास, और इस लैंड पर 80% जनसंख्या निर्भर। ये कौन सी है, निम्न जाति के। तो दो काम करने पड़े, एक तो भूमि सुधार, सीलिंग लगाई गई, लिमिट लगाई गई कि एक व्यक्ति इतने कैपेसिटी से ज्यादा जमीन नहीं रख सकता, उसको बाकी लोगों में, भूमिहीनों में वितरित किया गया सरकार के द्वारा। और दूसरा क्या किया गया, आरक्षण लागू किया गया। आरक्षण क्या था, सामाजिक विकास का एक माध्यम। सामाजिक विकास से कहां ले गए, आर्थिक में। बात समझ में आ गई? तो ये थी इसकी सबसे पहली कारण। दूसरा कारण ये था कि लाभकारी नहीं थी ये। लाभकारी क्यों नहीं थी, मतलब कृषि में निवेश करने को कोई तैयार नहीं था। अब जब किसी को वहां पर लाभ दिखेगा, तभी वो, उसका जब इंटरेस्ट पूरा होगा लाभ का, तभी वो वहां पर क्या करेगा, इन्वेस्ट करेगा। तो लाभकारी के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, बाजार व्यवस्था से जोड़ना पड़ेगा। और बाजार व्यवस्था से जोड़ना पड़ेगा तो आपको बाजार में सुधार करने पड़ेंगे। तो देखिए, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट आ रहा है, ई नैम आ रहा है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक वर्जन आ रहा है, एपीएमसी आ रहा है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी, जो बाजार में जो बड़ी बड़ी मंडी होती हैं वहां पर ये बनता है संस्था, ताकि किसान उत्पादक संगठनों को क्या कर सके, किसानों को बेहतर रेट दिला सके उनके फसलों को। ठीक। तो ये सारी चीजें। तीसरा, अब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात की जाने लगी। अब एक ही बचा है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, ठेका या संगठित कारपोरेट। और इन दोनों को बिना किसी पर्टिकुलर लिखित नियम, एक्ट के द्वारा
लागू करना वो नुकसानदायक होगा। लोगों का विश्वास ही नहीं आ रहा है इस पर, लोगों में विश्वास की कमी। तो सोच रहे हैं कि बड़े बड़े लोगों को ठेके पर दे देंगे, तो पता चला हमारी जमीन से हम ही को बेदखल कर दिए। ठीक है, तो ये सारे कारण थे कि विलंब से शुरू किए, और विलंब से शुरू करने के बाद हमारे पास क्या क्या सोल्यूशन हम करते गए। ये तो हुआ उद्योग और कृषि का कहानी। इसमें और भी लिख सकते हैं क्या? उचित वातावरण का अभाव, वो माहौल ही नहीं बना पाए। R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का अभाव। रिसर्च एंड डेवलपमेंट का अभाव। ठीक, इसके बाद सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ये भी लिख सकते हैं। समय से बीज खाद पानी मिले, और उसके बाद समय से फसल बेचने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर हो, रोड हो, मार्केट हो, फसल की बर्बादी कम से कम हो। ठीक है, सातवां कमोडिटी बाजार, इस पर भी इम्प्रूवमेंट किया गया। गुजरात में क्या किया गया, उसकी ट्रेडिंग के लिए एक्सचेंज बनाया गया। कमोडिटी ट्रेडिंग वहाँ पर होती है रसीद के द्वारा। ठीक है, जैसे फॉरेन सॉरी फॉरेक्स ट्रेडिंग होती है, या शेयर मार्केट होता है रुपए के लेन देन के लिए, कंपनी के शेयर बेचने खरीदने के लिए, वैसे ही कमोडिटी ट्रेडिंग होती है। ठीक, तो ये सारी के सारे सुधार हम धीरे धीरे लागू किए गए, और इनके द्वारा कृषि सुधार किया जा रहा है। ठीक है, अब जो मुद्दा आ रहा है वो ये आ रहा है कि उद्योगों को हमने लगाया, शुरू में उद्योगों को लगाया, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है प्लानिंग। इसको हिंदी में बोलते हैं नियोजन। प्लानिंग है क्या? जैसे देखिए, आप पढ़ते होंगे, या सपोज आपको कल एग्जाम है, तो आप अभी से क्या प्लानिंग कर रहे होंगे या किए होंगे कि 4 चैप्टर अभी पढ़ लेते हैं, रात में हो जाएगा, 2 सुबह हो जाएगा, 2 उधर जाते समय, एक स्कूल पहुंच जाएंगे, कॉलेज पहुंच जाएंगे तब, और 10 नंबर का यहाँ से आ जाएगा, 50 का यहाँ से, टोटल 60 नंबर में पा जाएंगे, लिख कर आएंगे 60 नंबर का, और 40 तो पा ही जाएंगे और पास हो जाएंगे। तो ये क्या है, आपने प्लानिंग की। प्लानिंग में 3 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। पहला, सबसे पहले एक हम लक्ष्य बनाते हैं कि अगर हमें पास होना है तो इतने परसेंट मार्क्स लाना है। फिर उस उतने मार्क्स को लाने के लिए हम सोर्स ढूंढते हैं कि इतने मार्क्स कहाँ कहाँ से आ जाएंगे। उस सोर्स को या तो हम रट लेते हैं, मतलब उसका हम इफेक्टिव यूज करते हैं। पहले समझेंगे, नहीं समझ में आ रहा है सवाल, तो फिर क्या करेंगे, रट लेंगे, बस कैसे भी करके वहां पर जा करके लिखाना है। ये तो हमने एक उदाहरण दिया एग्जाम की प्लानिंग की। अगर शादी ब्याह में है, हो रही है, तो वहां पर भी प्लानिंग करते हैं, बड़े बुजुर्ग या घर के सब सदस्य बैठ करके वो क्या करते हैं कि यहाँ से ये सामान लेना है, इतने तारीख को लेना है, इतना पैसे उनको देना है, इतना पैसे हम बाद में देंगे, ये पैसे यहाँ से आ जाएंगे, कुछ यहाँ से आ जाएंगे, कुछ ये दे देंगे, कुछ वो दे देंगे, और इस तरीके से शादी हो जाएगी। ये क्या है, प्लानिंग है। तो प्लानिंग करने से पहले हमने क्या बनाया, प्लानिंग में सबसे पहले लक्ष्य बनाया कि हमें क्या काम करना है, और हमारे पास क्या क्या उपलब्ध साधन है।
तो नियोजन क्या है? नियोजन ये है कि सुपरिभाषित लक्ष्यों को उपलब्ध साधनों के इष्टतम उपयोग से प्राप्त करने की प्रक्रिया। जो हमारे पास वेल डिफाइंड टारगेट्स हैं उनको हम क्या करेंगे, जो हमारे पास साधन है उनका हम ऑप्टिमम यूज करके उन टारगेट्स को प्राप्त करेंगे। तो ये जो सारा काम कर रहे हैं इसी को क्या बोलते हैं? नियोजन। इसी को क्या बोलते हैं? प्लानिंग। तो हम अर्थव्यवस्था में आर्थिक नियोजन पढ़ते हैं कि अगर हमें इतनी जीडीपी की ग्रोथ चाहिए, आज भी क्या है कि अगर जीडीपी में देखें तो जीडीपी में अराउंड 17% हिस्सा है कृषि का। जीडीपी में इसका योगदान कितना है? 17%। और जनसंख्या जो कृषि पर डिपेंड है वो कितनी है? अराउंड 48%। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि इस जनसंख्या को कहाँ लगाना पड़ेगा? कृषि से हटा करके उद्योग में। अब उद्योग हवा में तो लग नहीं जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर हमें देना पड़ेगा, निवेश योग्य पूंजी देनी पड़ेगी, प्रौद्योगिकी देनी पड़ेगी, उपलब्ध बाजार देना पड़ेगा, उद्यमशीलता की भावना डेवलप करनी पड़ेगी, कौशल भारत चला करके क्या करना पड़ेगा? स्किल इंप्रूव करनी पड़ेगी लोगों की, श्रम सुधार करने पड़ेंगे नहीं करने पड़ेंगे? तो ये सब की वजह से हमने क्या किया? एक लक्ष्य बनाया कि यहाँ पर क्या किया, इससे कुछ जनसंख्या, जितना इनका योगदान है उतना ही खाली जनसंख्या यहाँ पर रहे, बाकी जनसंख्या को हम दूसरी तरफ शिफ्ट करें। इससे क्या होगा कि हम जनसंख्या का ऑप्टिमम यूज कर पा रहे हैं, इफेक्टिव यूज कर पा रहे हैं। अदरवाइज क्या है कि एक ही नट को टाइट करने के लिए 4 लोग लगे, जबकि वो काम क्या है? एक व्यक्ति का। ठीक। अब हुआ क्या, जब देश स्वतंत्र हुआ तो हमारे पास नियोजित अर्थव्यवस्था अपनाने का कारण, किस कारण से हमने नियोजित अर्थव्यवस्था अपनाई? नियोजित अर्थव्यवस्था में क्या था कि राज्य ने एक लक्ष्य तय कर दिया था कि इतना हमें प्राप्त करना है, और उसी हिसाब से वो राज्य क्या करता था? मार्केट में इंटरवीन करता था। मतलब मुक्त व्यापार की अवधारणा जो पूंजीवाद और बाकी उसमें जो है वेस्टर्न कंट्रीज में शुरू हुई, वैसा नहीं हुआ। यहाँ पर राज्य ने क्या किया? अपनी भूमिका निभाई। सब कुछ प्राइवेट के भरोसे नहीं छोड़ा गया। प्राइवेट के भरोसे ना छोड़ने का कारण भी था, ना तो उनके पास इतनी ज़्यादा पूंजी थी, ना लोगों के पास कौशल था, ना सरकार के पास इंफ्रास्ट्रक्चर था कि उनको दे सके। भूमि सुधार लागू किए तो मुकदमे पर मुकदमे सुप्रीम कोर्ट में। ठीक। तो अब क्या हुआ कि क्या कारण था कि भारत ने प्लान्ड इकोनॉमी का स्ट्रक्चर अपनाया? तो उसके 3 कारण थे उस समय, अगर देखा जाए तो, उस समय का अगर माहौल देखा जाए तो। पहला, 1929 की आर्थिक मंदी। 1929 की आर्थिक मंदी यही बता रही है कि बाजार को बाजार की शक्तियों के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए, राज्य का हस्तक्षेप बना रहना चाहिए बीच बीच। दूसरी बात, जिस समय भारत आजाद हुआ था उस समय पूर्वी यूरोप
और जो रूस की रूस मतलब सोवियत संघ उस समय, रूस मत लिखिएगा, सोवियत संघ, इनकी इकोनॉमी की वृद्धि ज्यादा थी। और ये सब क्या थी? साम्यवादी या राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्थाएं। ये एग्जाम्पल के तौर पर थी कि वहां पर अमेरिका फेल हो गया और ये क्या हो गई, मतलब पश्चिमी देश फेल हो गए और ये व्यवस्थाएं आगे बढ़ रही हैं। फिर ये व्यवस्थाएं कब तक बढ़ी? 1990 तक। उसके बाद क्या हुआ? इनमें भी क्रांति हो गई और क्या हो गया कि इतनी खराब स्थिति हो गई कि यूएसएसआर का विघटन हो गया, सोवियत संघ रूस 17 देशों में बट गया। ठीक है। और तीसरी बात, बाजार की विफलता की स्थितियों को संभालने के लिए, पहले पॉइंट से सीख के लिए राज्य का हस्तक्षेप जरूरी। ये काम किया गया। अब जब किया गया तो जोर किस पर दिया गया? जोर दिया गया सार्वजनिक क्षेत्र पर। सार्वजनिक क्षेत्र का मतलब पब्लिक सेक्टर्स। ये जो आज आप लोग देखते हैं पीएसयूज, एनटीपीसी, भेल, गेल, ये सारी स्थापित। और ये जो सेल आप देख रहे हैं, कोल इंडिया देख रहे हैं, भारत पेट्रोलियम देख रहे हैं, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, ये सारा का सारा उसी समय स्थापित है। बोकारो स्टील प्लांट, भिलाई स्टील प्लांट आपने सुना होगा। ठीक है। एल्यूमिनियम प्लांट, ये सब क्या है? सार्वजनिक क्षेत्र के हैं। अब इस सार्वजनिक क्षेत्र के लिए 4 चीजें आपको ध्यान में रखना है कि इससे क्या क्या हुआ। एक तो ये हुआ आधारभूत इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे बिजली, पानी, भूमि। इसके बाद निवेश योग्य पूंजी दी गई, घरेलू और विदेशी दोनों। भारत सरकार ने कर्ज लिया। विदेशी टेक्नोलॉजी आपने पढ़ा होगा, भिलाई वो संयंत्र जो है जर्मनी के सहयोग से लगाया गया, कुछ रूस के सहयोग से। आज भी न्यूक्लियर पावर प्लांट रूस के सहयोग से और फ्रांस के सहयोग से लगाए जा रहे हैं। ठीक। तो निवेश योग्य पूंजी दी गई। दूसरा क्या दिया गया? कुशल मानव शक्ति, कुशल मानव शक्ति। तीसरा प्रौद्योगिकी। ठीक। ये सारी क्या है? बेसिक आधारभूत संरचना इनके द्वारा प्रोवाइड की गई। अब जब ये प्रोवाइड किया गया तो स्वाभाविक सी बात है कि ये उद्योग कुछ ना कुछ रिजल्ट देंगे। अब सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में हमेशा ही ध्यान रखिएगा कि हर क्षेत्र में गवर्नमेंट नहीं काम कर सकती। तो कुछ कोर एरियाज होंगे जिनमें कि गवर्नमेंट क्या है, अच्छे से काम करेगी। उसका कारण यह है कि वो कोर एरियाज इस वजह से होते हैं क्योंकि वहां पर इतनी ज़्यादा पूंजी और निवेश होता है कि वो निजी क्षेत्र नहीं दे सकता।
तो उसके लिए क्या है, ऐसे चीजों के लिए कहा गया आधारभूत औद्योगिक जरूरतें, इंडस्ट्रियल नीड्स। मैंने आपको बताया कि औद्योगिक क्रांति तभी होगी, उद्योग तभी लगेंगे जब लोहा और कोयला ये चीजें पाई जाए। जापान ही उसका केवल एक्सेप्शन है, जापान, साउथ कोरिया, ये सब। ठीक। तो औद्योगिकी, ये जो मशीनों के लिए आपको चाहिए स्टील, मशीनों बनाने के लिए चाहिए लोहा, तो फिर वो कहाँ से आएगा? तो उसके लिए आधारभूत उद्योग डेवलप किए गए। ये आधारभूत इसी वजह से कहे जाते हैं क्योंकि अगर ये ना हो तो अर्थव्यवस्था का इंडस्ट्रियलाइजेशन ना हो। और इसमें 8 उद्योग हैं आज की डेट में, इनका नाम आपको ध्यान में रखना है। और आईआईपी जो होता है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, उसमें इनका भार करीब 40% के आसपास है, अराउंड। एग्जैक्ट डाटा मुझे मुझे ध्यान नहीं है। ये वेटेज है इन 8 उद्योगों का। कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। पहला है ऑयल रिफाइनरीज, तेल शोधन। दूसरा है इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत। तीसरा इस्पात। चौथा कोयला। पांचवा कच्चा तेल, क्रूड ऑयल। छठवा प्राकृतिक गैस। सातवां सीमेंट उद्योग। और आठवां उर्वरक। इनका योगदान करीब 1% है और इनका योगदान है करीब 11%। इनका क्रम याद रखिएगा। तेल शोधन के बाद किसका क्रम आएगा? विद्युत। विद्युत के बाद इस्पात। ये क्रम से हैं, मतलब नीचे जाने पर परसेंटेज इनका घटेगा। ठीक है, तो कभी कभार परसेंटेज वो ऑर्डर में भी लिखने को आ जाएगा, तो आप ध्यान में रखिएगा इनका क्रम। ठीक। ठीक है, जो भी मैंने मोनिक आपको बनाना हो वो आप बना करके याद कर लीजिएगा। हमने ऐसा कुछ नहीं बनाया है। ठीक है। दूसरी बात, ये जो प्राकृतिक गैस है और ये जो उर्वरक है, इसको 2013 में लाया गया, ऐड किया गया। उसके पहले 6 ही आधारभूत उद्योग थे। तो कौन से लेटेस्ट हैं? उर्वरक और प्राकृतिक गैस। सबसे लास्ट परसेंटेज, सबसे कम परसेंटेज इनमें किसका है? उर्वरक का। ये आपको ध्यान में रखना है। तीसरी बात, हमने इनको अधिसंरचना दे दी, इंफ्रास्ट्रक्चर दे दिया। उसके बाद क्या किया? इनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए आधारभूत उद्योग दे दिए। अब इसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने क्या किया? रोजगार सृजन। रोजगार सृजन में आरक्षण और भूमि सुधार, ये दोनों एक साथ लागू किए गए। ठीक है। और जब ये दोनों एक साथ लागू किए गए तो रोजगार सृजन इन्होंने किया। इसके बाद आती है मुनाफा की बारी, कि इन्होंने लाभ कमाया या नहीं। हुआ ये कि सरकारी नीतियों के कारण ना तो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट उस हिसाब से हुआ, और रोजगार सृजन आरक्षण का मुद्दा इतना ज़्यादा हो गया कि लोगों की भर्ती इतनी ज़्यादा हो गई कि प्रोडक्शन कम पड़ गया और लोग ज़्यादा हो गए। कहने का ये मतलब है कि सरकार लगातार उनकी स्थापना कर रही है, लेकिन बाद में जब देखा गया कि रिजल्ट क्या आया, कि सरकार को उससे प्रॉफिट हुआ या नहीं,
तो सरकार ने ये देखा कि उसका खर्चा ज़्यादा है और सारे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम किसमें चल रहे हैं, घाटे में। इनको किस लिए लगाया गया था, ताकि कृषि की जो अधिशेष वाली जो कृषि में रोजगार है, जो जनसंख्या है, वो इधर की तरफ शिफ्ट हो। लेकिन इन्होंने क्या किया कि यहाँ पर अकुशलता इतनी ज़्यादा हो गई, भीड़ इतनी ज़्यादा हो गई कि क्या कर दिया गया कि लाभ की बजाय ये घाटे में चलने लगे और नियमित रूप से इनका वित्त पोषण किया जाने लगा। और इसी परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर लिखिएगा कि जितना इनसे उम्मीद की गई थी उतना ये मुनाफा दे नहीं पाए और घाटे में चलने लगे। नियमित बजट इनको दिया जाने लगा। और तो और अगर दो कंपनियां हैं, एक मुनाफे में चल रही है, घाटे में चल रही, तो मुनाफे वाले का मुनाफा निकाल करके घाटे में लगाया जा रहा, और उस तरह में दोनों वो हो गए, ठप पड़ गए। अब क्या हुआ कि फिर 1990-91 में कौन सा क्षेत्र आया, निजी क्षेत्र। निजी क्षेत्र को गवर्नमेंट ने क्या किया, मौका दिया। और आज देखिए मोबाइल क्रांति, जो मोबाइल, एक लोग चार चार, दो कान हैं तो चार उनके पास मोबाइल है, ये क्या है, निजी क्षेत्र का ही क्रांति, निजी क्षेत्र ने ही लाई है ये मोबाइल की क्रांति। टैरिफ कितना सस्ता हो गया। तो गवर्नमेंट को जहाँ पर मुनाफा नहीं है, क्योंकि जहाँ पर मुनाफा नहीं होगा वहाँ पर प्राइवेट सेक्टर काम नहीं करेगा, तो सरकार को अपनी भूमिका कल्याणकारी कार्यों में लगानी चाहिए। स्वास्थ्य क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट करें, सड़कें बनवाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर दें, ठीक है। तो जहाँ पर ज़रूरत नहीं है वहाँ पर गवर्नमेंट एक रेगुलेशन या रेगुलेटर वाली भूमिका में काम करे, उसके बाद सारे क्षेत्र क्या हों, निजी क्षेत्र को दिए जाएं। इसके बाद एक चीज़ और, जो हमारे पास नियोजन है ये दो टाइप का है। एक तो है आदेशात्मक, आदेशात्मक को, और एक है संकेतात्मक। ठीक, आदेशात्मक में जितनी भी एक तरीके से ये कहिए कि राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्थाएं हैं, जैसे पोलैंड हो गया, सोवियत संघ रूस हो गया, ये सब क्या थी, आदेशात्मक। संकेतात्मक को निर्देशात्मक भी बोलते हैं। और इसका एग्जाम्पल है भारत या मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था मतलब जहां पर सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों मिल करके काम करें। ठीक, तो आदेशात्मक और एक निर्देशात्मक, ये जरूर ध्यान रखिएगा। तो भारत में कौन सा है, शुरुआत में आदेशात्मक था, उसके बाद क्या हो गया, निर्देशात्मक। ठीक, एक चीज और, ये जो नियोजन है इसको दो टाइप में और बांटते हैं। पहला प्रादेशिक और दूसरा राष्ट्रीय। प्रादेशिक का क्या मतलब है कि छोटे लेवल पर योजना बनाई जाए और फिर बड़े लेवल पर बात की जाए। राष्ट्रीय में क्या है कि पूरे राष्ट्र का एक लक्ष्य बनाया जाए और उसके बाद धीरे धीरे काम किया जाए। प्रादेशिक का एग्जाम्पल सबसे पहले आया टेनेसी वैली कॉरपोरेशन, टेनेसी वैली निगम, टेनेसी घाटी परियोजना।
टेनेसी वैली प्रोजेक्ट भी इसको कहते हैं। ये 1916 में अमेरिका के द्वारा लाया गया। अब टेनेसी वैली का काम क्या था, वो पर्पज क्या था? बाढ़ का नियंत्रण, भूमि का संरक्षण। लेकिन इसके बाई प्रोडक्ट क्या थे कि वन का संरक्षण हो गया, बिजली बन गई, तो अवसंरचना का डेवलपमेंट हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो गया, कनेक्टिविटी दी गई। तो ये इसके क्या थे? बाई प्रोडक्ट। इसी का इस्तेमाल करके भारत ने 1948 में दामोदर वैली कारपोरेशन का गठन किया। दामोदर वैली, तो पंजाब, वो सॉरी, बंगाल में बाढ़ की समस्या खत्म हो गई, दामोदर घाटी परियोजना बन गई। घाना में, अफ्रीका में वोल्टा रिवर पर भी यही काम किया गया। वोल्टा रिवर प्रोजेक्ट, यही काम किया गया। बाढ़ नियंत्रण, उसके बाद उसके बाई प्रोडक्ट की वजह से तो ये लोकप्रिय हुआ। लेकिन आज की डेट में राष्ट्रीय नियोजन ही मैक्सिमम व्यवस्थाओं, अर्थव्यवस्थाओं में लागू हो रहा है, और उसमें भारत भी एक है। आपने देखा होगा कि राष्ट्रीय लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं, राज्य के स्तर पर राज्य के लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं, और जितनी भी मिश्रित अर्थव्यवस्थाएं हैं वो सब इसमें आएंगी। ठीक, बात समझ में आ गई? आदेशात्मक को इंग्लिश में भी लिख लीजिए, इम्परेटिव। और ये निर्देशात्मक में इंडिकेटिव। इसको कभी कभार, जैसे हमने यहाँ पर 8 उद्योग की बात की, आधारभूत उद्योग, तो इसको कभी कभार सेक्टर प्लानिंग भी बोलते हैं। ठीक, तो ये मोटा मोटा आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इंडियन इकोनॉमी पूरी तरीके से स्टार्ट कर देंगे कि स्वतंत्रता के बाद से कैसे कैसे योजनाएं बनी और आज हम कहाँ पर हैं। ठीक है, थोड़ा लंबा लेक्चर होगा, लेकिन जो आपको विशेष बात ध्यान में रखनी है कि ये टर्म और क्यों है, क्या है, बस। ठीक है, बाकी और कोई थ्योरी कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कहीं भी टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए खूब अच्छे से पढ़िए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर सॉल्व कीजिए। धन्यवाद।